check, check, check. ठीक है अभी ओके. वॉइस एक बार चेक कर लो ना. चेक. रोहित गोयल बार बार लिख रहा है वॉइस वॉइस वॉइस. बराबर है आवाज. मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ. अरे स्पैम कर रहा है बच्चा. हाँ स्पैम कर रहा है वो. देखो ना कितनी बार लिख रहा है वॉइस 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 वॉइस. जबकि आवाज ठीक है. ठीक है ठीक है ना. हाँ सब आ रही एकदम क्लियरली आ रही है आवाज. क्या है सुबह सुबह भी उठ जाते हैं स्पैमर्स. हाँ उनका एक्चुअली प्रोफेशनली वो काम ही है ना करना. तो नाउ दे हैव टू. कितनी मेहनत है उनके जीवन में भी. कौन सा फैकल्टी कब क्लास ले रहा है बराबर उसके हिसाब से लेक्चर देख के आ जाओ और स्पैम करना चालू कर दो. हाँ ना वो भी एक बड़ा टास्क है. जो सिंसियर बच्चा रहता है वो बराबर कुछ भी कमेंट नहीं करेगा. ये लोग ही निकालेंगे कीड़े बीच बीच में. नहीं हाँ एकदम शांति से बच्चा देखेगा ऑब्जर्व करेगा और मजे लेगा. चलो शुरू करते. लेट्स स्टार्ट. बाप रे मैम टेस्ट ले लो आज. पूरी रात रिवीजन करी है. हाँ बेटा आज तो आज तो टेस्ट लेने वाले. आप टेंशन मत लो. बट कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो है ना उसको थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल टेक द टेस्ट. ओके. हाँ अभी नो जजमेंट्स प्लीज. जब तक हम क्लियर नहीं होते किसी को जज नहीं करना चाहिए इतना. चलो आ जाइए. हाँ कब से चालू हो गया है वो. हाँ चल ठीक है. ओके. So very good morning to all of you all. Good morning to all my virtual students also. तो आज हम लोग दो चीजें करने वाले हैं. पहली बात तो चैप्टर नंबर 3 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं. Along with that, towards the end of today's session, we are also going to conduct a test. टेस्ट कैसे होगा और आपको कैसे देना है ये सारे इंस्ट्रक्शंस में दूंगी. बट करंटली थोड़े बहुत सेक्शंस जो है हम लोग कर लेते हैं और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे. तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोग जानते हो प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में वी कंप्लीटेड सेक्शंस अप टू सेक्शन नंबर 22. अब ये जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. किस बारे में बात करता है. प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. और ये चैप्टर जो है वो शुरू होता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 23 एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 42. बीच बीच में से कुछ सेक्शंस है जो आईसीएआई ने आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिए हैं. ओके जैसे कि आई थिंक सेक्शन नंबर 24 इज डिलीटेड. फिर 26 इज डिलीटेड या 26 है क्या 26 है 24 है. फिर शायद से जीडीआर जो है जीडीआर का सेक्शन शायद से आप लोगों को नहीं है ना. तो कुछ कुछ सेक्शंस है जो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है बीच में से हटा दिए हैं. वो मैंने ना आप लोगों को क्लास में पढ़ाए थे और ना आपके टेक्स्ट बुक्स में है. सो आई हैव ओनली टॉट यू ऑल दोज सेक्शंस व्हिच आर एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन ओनली. यस और नो गाइस. ओके तो देखो आज का एजेंडा मैं आपको बता देती हूँ. इस चैप्टर में ना हम लोग थोड़ा सा टोटली सेक्शन वाइज नहीं जाने वाले क्योंकि ये चैप्टर के कुछ प्रोविजंस जो है ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और फिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो फिर हमको क्या करना होगा जो जुड़े हुए सेक्शंस है एक ही साथ हम लोग करेंगे.
आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 24. ठीक है, 24 से शुरुआत करेंगे, सॉरी 23 से शुरुआत करेंगे, सॉरी माय मिस्टेक. एक्चुअली आई वाज जस्ट चेकिंग योर कंसंट्रेशन. सुबह सुबह भी बुलाया है सैटरडे के दिन, तो देखना था मुझे भी. पूरी रात आप लोग जगे हो रिवीजन करने के लिए, तो वही. चलो ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे विद सेक्शन नंबर 23. 23 करूंगी, 24 की हल्की सी एक आधे दो सेंटेंसेस में मैं झलक दूंगी. ज्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस सेक्शन इज नॉट कवर्ड इन द सिलेबस. ठीक है, अब उसके बाद आई विल बी टीचिंग ऑल सेक्शन, आई मीन रिवाइजिंग सेक्शन नंबर 29. तो 23 होगा, 24 होगा, 29 होगा. उसके बाद हम लोग ना 26 करेंगे. कौन से मैटर्स है जो आप प्रोस्पेक्टस में डालते हो, और 39 और 40 करेंगे. 39 और 40 करेंगे. तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में क्या सारी चीजें लिखते हैं, प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन, मिनिमम अलॉटमेंट नहीं मिला तो रिफंड, उसी से एसोसिएटेड ये सारे प्रोसेस में अगर आपको नहीं जाना है, यू यूजुअली गो फॉर अंडरराइटिंग. तो ये सारे सेक्शंस जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है. और उसके बाद मंडे के दिन जब हम मिलेंगे ना, मंडे के दिन हम देखेंगे गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के सारे टाइप्स. फिर हम देखेंगे डीम प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25. फिर उसके बाद हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फिर हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस. तो है ना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 32 32 याद है आपको अंबानी जी. शेल्फ प्रोस्पेक्टस 31, रीटेक करने की जरूरत नहीं है बार बार. तो वो सारी चीजें जो है हम लोग करेंगे ऑन मंडे. फिर अगर प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट है तो सिविल भी, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी अराइज हो सकती है. तो वो सारा एस्पेक्ट जो है इस चैप्टर का वो कवर होने वाला है मंडे के दिन. आज हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स जो है, जैसे कि सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड. फिर सेक्शन नंबर 29 डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स. फिर 26 कौन से मैटर्स होते हैं जो आप प्रोस्पेक्टस में लिखते हो. एंड फाइनली 39 एंड 40. ऐसे करके ये कुछ प्रोविजंस है जो हम लोग आज करने वाले हैं, और बाकी की बातें ऑन मंडे. तो आइए शुरुआत करते हैं. मैम संडे के दिन भी सेशन ले लो बेटा. सुनो ना, ये संडे जो है दैट इज टुमारो, एक्चुअली वी हैव कॉल्ड AIR1 एंड AIR12 फ्रॉम पुणे. तो बच्ची जो है बेचारी कर्नल से आई है यहाँ पे, तो थोड़ी यहाँ पे पुणे, कर्नल हरियाणा. तो वहाँ से बच्ची इधर आई है. कर्नल से पहले दिल्ली गई, दिल्ली से 6:30 की फ्लाइट करके अभी वो पुणे आ रही है. तो थोड़ा बहुत हमको उसको इज्जत देना पड़ेगा, है ना. एंड शी इज गॉट दैट पोजिशन ऑल्सो AIR1. तो इसलिए कल जो है, कल वी विल नॉट बी एबल टू टेक द सेशन. और बेटा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि हम जूम सेशंस लेंगे, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि संडे टू संडे जूम सेशंस होने वाला है. हमने सिर्फ ये कहा था वीकली जूम सेशंस होंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे के दिन, मतलब हर 7 या 8 दिनों में एक जूम सेशन होगा. तो अभी तक हमारी बैच शुरू होके 7 या 8 दिन नहीं हुए बेटा. आज कौन सा दिन है, 4th. टुडे इज द 4th डे. तो कम से कम बेटा 7 दिन तो होने दो. हम डिस्कस क्या करेंगे, ले ही रहे 1 घंटे की बैच. मतलब उसमें पहले दिन तो 25 मिनट टेक्निकल ग्लिच ही था. मतलब मैंने पढ़ाया ही क्या है और डिस्कस क्या करेंगे. तो अब थोड़े दिन पढ़ तो लो, फिर कुछ डाउट्स आएंगे और एक ही साथ जो है हम डाउट सॉल्व करेंगे आफ्टर 7 डेज. 4 दिन में क्या ही डाउट आ गया होगा. उसमें आधे प्रोविजंस तो फाउंडेशन के ही थे जो आपने क्लियर कर दिया है. तो अब लेट अस डू सम कंटेंट वाइज तो कुछ करने दो, तो मतलब रहेगा और मजा रहेगा ना. वो एक फील भी आने दो. इतना इजी लगेगा तो ऐसा लगेगा अरे कुछ किया ही नहीं है. थोड़ा बहुत वो पिंच तो आने दो कि भाई किया है. अब हमें जूम सेशन के लिए भी वी आर वेटिंग बिकॉज देयर इज समथिंग टू लुक अपॉन टू. सिर्फ आके एक दूसरे का चेहरा थोड़ी ना देखना है जूम सेशन में. हाँ मैम सब कुछ आता है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत भारी चालू है, उसके लिए नहीं कर रहे हम लोग जूम सेशन. वी आर मीटिंग फॉर अ रियल कॉज ओवर हियर फॉर द जूम सेशन. ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ मेरी तारीफ करो आप लोग इसलिए जूम सेशन कर रहे हैं. दिस सेशन इज बीन कंडक्टेड फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर डाउट सॉल्विंग, सो दैट दिमाग में कुछ रहे नहीं पढ़ते वक्त. अरे बट उसके लिए दिमाग में कुछ आने तो दो ना. कुछ आप एनालाइज करो, कुछ अंडरस्टैंड करो, कुछ प्रॉब्लम आने दो आपकी जिंदगी में. फिर आपको लगना चाहिए हाँ प्रॉब्लम आया, मैम ने सॉल्व किया, चलो सही जा रहा है सब कुछ. ठीक है, चलो आ जाइए. ओके मैम, ठीक है.
चलो शुरुआत करते हैं विद सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 जो है वो बात करता है पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। तो जब कभी भी कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, आई जस्ट स्टैंड अप बिकॉज दिस चेयर इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। चू 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 चू। ठीक है, एक बार सिर्फ खड़े होने के बाद देख लेती हूँ कैमरा ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या हुआ है, जब कभी भी कंपनीज सिक्योरिटीज इशू करती है, अब डिपेंड करता है आपकी कंपनी क्या टाइप की कंपनी है, क्या आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या क्या आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है। बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ योर कंपनी देर आर वेरियस मोड्स थ्रू विच दी सिक्योरिटीज कैन बी इशूड। जहां तक हम बात करते हैं पब्लिक कंपनीज की, पब्लिक कंपनीज अगर चाहे दे कैन मेक अ पब्लिक इशू, they can make a public issue. Public companies are not prohibited to go to the public, they are allowed to go to the public. तो अगर पब्लिक कंपनी चाहे सिक्योरिटीज के रूप में पैसा रेस करने के लिए वो जा सकते हैं टू द पब्लिक एट लार्ज। सबसे पहली बार जब आप पब्लिक के पास जाते हो उसको कहते हैं एज एन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। चलो एक बार गए, काफी अच्छा आपका इशू था, ओवर सब्सक्रिप्शन मिल गया, खुश हो गए आप, अब आपके शेयर्स लिस्टेड है, सब ट्रेडिंग हो रही है, सब कुछ अच्छे से चालू है, चस्का लग गया अब आपको। नाउ यू वांट टू रेज मोर फंड्स। और एक बार अगर आप चाहो कि आप पब्लिक इशू के लिए जा सकते हो, जितनी बार जाना है पब्लिक कंपनीज जो है दे कैन गो फॉर अ पब्लिक इशू। ये तो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज कोई LLP या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकता, बट पब्लिक कंपनी में आप पब्लिक एट लार्ज के पास जा सकते हो और कह सकते हो 10 रुपए दो कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो कंपनी के मालिक बन जाओ। तो ऐसे करके थोड़ा 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 पैसा जो है आप बहुत लोगों से इकट्ठा करके पैसे रेज कर सकते हो। इसको कहते हैं, मतलब सेकंड टाइम और उसके बाद के जितने भी टाइम्स रहेंगे जब आप पब्लिक इशू के लिए जाते हो उसको कहते हैं एज अ फर्दर पब्लिक इशू, हाँ, या ऑफर, FPO। उसके अलावा देर इज ऑल्सो वन मोर थिंग जिसको हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल हम लोग आगे करने वाले हैं, जिसमें हम बताते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स ही प्रमोटर जो है या एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो है वो पब्लिक के पास ऑफर करते हैं, उसी को कहते हैं एज एन ऑफर फॉर सेल। बट अगर पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू नहीं करना चाहती है, क्या चलेगा कि पब्लिक कंपनी को कंपल्सरली पब्लिक इशू ही करना होगा? नहीं, पब्लिक कंपनी अगर चाहे इट कैन ऑल्सो गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट। जो भी जिससे रिलेटेड प्रोविजंस है वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप पब्लिक ऑफर जा रहे हो, देयर आर वेरियस थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो रिलेटिंग टू मेकिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मिनिमम अलॉटमेंट एंड एवरीथिंग एल्स। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो तो सेक्शन नंबर 42 के सारे प्रोविजंस जो है वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। अरे हाँ या ना बच्चों, बोलो ना। अलोंग विद दैट वी कैन ऑल्सो गो फॉर अ राइट इशू और अ बोनस इशू। राइट इशू और बोनस इशू जो है वो कवर किया गया है अंडर चैप्टर नंबर 4। तो जब कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर देते हो, इट इज नोन एज अ राइट इशू, इट इज नोन एज अ राइट इशू। और बोनस शेयर्स में क्या होता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सिक्योरिटीज जो है वो इशू करते हो, उसको कहते हैं एज इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी के पास ये सारे ऑप्शंस है अगर वो सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है। सिर्फ बोनस इशू के वक्त ना आप सिक्योरिटीज तो इशू कर रहे हो बट कैश जनरेट नहीं होता है, आपका कैश जनरेट नहीं होता है। बाकी सब में, राइट इशू में, प्राइवेट प्लेसमेंट में, पब्लिक ऑफर में सिक्योरिटीज तो इशू हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपका कैश भी जनरेट हो रहा है। यस और नो गाइस, पक्का? तो बताओ मुझे, सेक्शन नंबर 23 कहता है अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है और सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, कैन इट गो फॉर अ पब्लिक ऑफर? पब्लिक ऑफर IPO, FPO
ऑफर फॉर सेल। अगर वो चाहिए क्या प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, या बोनस इशू या राइट इशू। बट अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, कैन अ प्राइवेट कंपनी गो फॉर अ पब्लिक इशू? ये कहां से आपको समझ में आया? यस, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन LRP, इट इज प्रोहिबिटेड टू मेक अ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोहिबिशन मतलब फॉरबिडन, इट इज बैंड। वो चाह कर भी ये चीज नहीं कर सकती है। बट क्या प्राइवेट कंपनी को भी अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है? तो ये पैसा कैसे रेज कर सकती है प्राइवेट कंपनी? थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट और इवन बाय अ राइट इशू, या सिक्योरिटीज अगर इशू करनी है, इट कैन ऑल्सो गो फॉर अ बोनस इशू। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 23। ओके तो ये बातें थी जो थी सेक्शन नंबर 23 की। मैं फटाफट आपको सवाल पूछती हूँ, आप मुझे यस या नो में जवाब देना, यस या नो में। आप लोग मुझे बताओ, पब्लिक ऑफर, पब्लिक कंपनी, यस और नो? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ओके अच्छा, सेबी के रूल्स कौन कंप्लाई करता है? एवरी लिस्टेड कंपनी या एनी कंपनी विच इज प्रपोज टू बी लिस्टेड हैज टू फॉलो द सेबी गाइडलाइंस। ये सेक्शन नंबर 24 में बताया गया था, बट खैर सेक्शन 24 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने जब लिस्टेड अनलिस्टेड बताया था तब भी मैंने आपको बताया था, लिस्टेड कंपनीज को कंपनीज एक्ट तो कंप्लाई करना होता ही है, अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो हैज टू कंप्लाई सेबी। यस और नो गाइज? पक्का 100%? यस। अब हम लोग जाते हैं टू सेक्शन नंबर 26, ठीक है। 26 पे अब बताती हूँ सेक्शन 26 का है। 3 पॉइंट, अच्छा मेन बुक में, ठीक है चलो वही बोल रही हूँ, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। तो सेक्शन 26, सुनो ना मेरी बात, हम क्या करेंगे सेक्शन 26 को पढ़ेंगे, बट आई विल बी टीचिंग इट टू यू ऑल थ्रू द पीपीटी बिकॉज दैट विल बी मोर इजी फॉर यू ऑल। इसलिए करंटली आप लोग आ जाओ सेक्शन नंबर 29 पे। सेक्शन नंबर 29 चार्ट बुक में कहाँ है? चार्ट बुक में ये रहा, चार्ट नंबर 3.3। और अगर आप मेन बुक से पढ़ाई कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 29 इज ऑन पेज नंबर 3.8। बहुत शॉर्ट में और इजी वे में मैं आपको सेक्शन नंबर 29 पढ़ाती हूँ। 29 सुनो, सेक्शन 29 क्या बोलता है? हर एक कंपनी, यस, हर एक कंपनी, ये चैप्टर का ना सिर्फ चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहले हमने किया है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 24 तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। 25, 26, 27, 28 और अब हम लोग कर रहे हैं सेक्शन नंबर 29। तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या हुआ है? सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29 कहता है पब्लिक ऑफर अगर आप सिक्योरिटीज का कर रहे हो तो कंपल्सरी आपके सिक्योरिटीज होने चाहिए इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट मींस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। कोई भी कंपनी, चाहे वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है या आपकी कंपनी कोई भी टाइप की क्यों ना हो, चाहे वो निधि कंपनी है या कोई भी कंपनी क्यों ना हो, हर एक कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है अपने सिक्योरिटीज का, ये सिक्योरिटीज इशू होने चाहिए कंपल्सरली इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। इनफैक्ट ये जो कंपनीज है जो करंटली अनलिस्टेड कंपनीज है बट पब्लिक कंपनीज है, इन कंपनीज को भी अपनी सिक्योरिटीज जो है वो इशू करनी पड़ती है इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। मतलब इन शॉर्ट आज के जमाने में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के पास ऑप्शन है। प्राइवेट कंपनीज अगर चाहे तो सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में इशू कर सकते हैं, बट अगर वो चाहे दे कैन ऑल्सो इशू द सिक्योरिटीज इन द मटीरियलाइज्ड फॉर्मेट। मटीरियलाइज्ड मतलब फिजिकल फॉर्मेट। देखो आज आपके पास चॉइस है कि अगर आप चाहो तो सिक्योरिटीज को आप फिजिकल फॉर्मेट में इशू कर सकते हो, बट यूजुअली
practically even private companies issue their securities in the dematerialized format. And why is that so? That is because, my dear friends, it's much more easier to maintain the track record in case of dematerialized shares. Along with that, physical shares में chances है कि physical shares may be torn, it may be defaced, it may be mutilated, चूहों ने कमाल दिखा दिया, it may be lost. सबसे important, somebody might forge my signatures. वो हाँ मिसयूज हो सकता है, फोर्ज हो सकता है, फोर्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ा है. तो ये बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है इन केस ऑफ फिजिकल शेयर्स, एंड दैट इज व्हाई mostly private companies issue their securities in the dematerialized format. देखो आज के जमाने में पहले तो सेक्शन 29 कहता है हर एक कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने सिक्योरिटीज जो है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में इशू करने पड़ेंगे. आगे ही फिर वो कहती है नहीं 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 बट रुक जाओ, आपकी अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है, इवन इफ इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, still it will have to issue the shares in the dematerialized format. In short, what they mean is हर पब्लिक कंपनी को अपने सिक्योरिटीज जो है वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में ही इशू करने होंगे. बस तामझाम ज्यादा है, इसलिए तो हमारा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, सो थैंक गॉड फॉर दैट. बाकी और कुछ नहीं है इस सेक्शन में. सिर्फ आज के जमाने में प्राइवेट कंपनीज को ऑप्शन दिया गया है, इफ दे विश टू दे इशू देयर शेयर्स फिजिकली, और इफ दे विश टू दे आल्सो हैव द ऑप्शन टू इशू द शेयर्स इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट. यस और नो गाइज? अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इवन इफ यू यस पहले तो कहा है इशू कर रहे हो आप, तो आप इशू करते वक्त डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में इशू करना. बट अगर आप आपके शेयर्स को ट्रांसफर भी करना चाहते हो, मेक इट श्योर फर्स्ट यू आर गेटिंग इट कन्वर्टेड इनटू द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट. ठीक है, तो अब ऐसे केस में इन शॉर्ट, चाहे आप नए इशू कर रहे हो या आप एग्जिस्टिंग ट्रांसफर कर रहे हो, जो भी छेड़खानी आपको करनी है दैट हैज टू ओनली बी इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट. वो रूल 9A उसमें बड़ा तामझाम है, वो यही सारी बातें कहता है. देयर इज नथिंग एल्स दैट इज टू बी रिमेंबर्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. बस यही कहा गया है, आपने डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में सिक्योरिटीज इशू किए, मतलब या तो आपने NSDL या तो CDSL की सर्विसेज इस्तेमाल की है. अरे हाँ है ना, क्योंकि इंडिया में यही दो डिपॉजिटरीज हैं, एक है NSDL और एक है CDSL. तो ऐसे केस में आपको टाइमली पेमेंट करना है उनके फीस का, NSDL का या CDSL, जो भी डिपॉजिटरी की आप सर्विसेज अवेल कर रहे हो. एंड अलोंग विद दैट ये जो डिपॉजिटरी होता है वो आपसे भी एक डिपॉजिट अमाउंट लेता है, ओके, विच इज नॉट लेस देन 2 years का फीस. कि कल जाके अगर आपने उनकी फीस नहीं दी तो वो डिपॉजिट में से पैसा कट कर देते हैं, लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप. नॉट दैट डिपॉजिट दैट वी आर गोइंग टू डू इन डिपॉजिट के चैप्टर. सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना कि कल जाके आपने मेरा पेमेंट नहीं दिया तो फिर मैं इसमें से कट कर दूंगी. तो दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट आर डिपॉजिटरी मेंटेन्स व्हिच विल बी इक्विवेलेंट टू नॉट लेस देन 2 years of the fees which the depository is going to maintain with itself. So this is all about section number 29. Okay, it's not that important. There are other different sections which are more important in this chapter. But मैंने क्या कहा, it is not that important. मतलब important तो है inherently. ये बात आप समझ लो. In fact, जितना भी कुछ आपकी बुक्स में है सब कुछ important है. बस कुछ बातें होती है जो थोड़ी सी कम important होती है, कुछ बातें हैं जो ज्यादा important होती है, बाकी सब moderate है. तो ये एक section 29 one of the sections है जो little less important है. But of course, it is important. ओके अब देखो हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं सेक्शन नंबर 26. ओके, what is section number 26 talking about? Section number 26 talks about the matters to be stated in the prospectus. और 26 के साथ साथ ना मैं करने वाली हूं, सुनो ना मेरी बात, सेक्शन नंबर 39, यस, एंड सेक्शन नंबर 40. क्योंकि कुछ कुछ बातें जो सेक्शन 26 में लिखी हुई है ना वो रिलेटेड है टू सेक्शन नंबर 39 एंड सेक्शन नंबर 40, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डू दीज प्रोविजंस टुगेदर. बट पहले प्लेनली सेक्शन नंबर 26 के और हम लोग बढ़ते हैं. 26
सेक्शन नंबर 26 क्या चार्ट बुक में है? चार्ट बुक में नहीं है सेक्शन 26। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ सेक्शन नंबर 26, मेन बुक में से करवा देती हूँ। 3.5 क्या? अच्छा, पहली बात तो लॉ मेकर कहते हैं एवरी प्रोस्पेक्टिस, ओके, एवरी प्रोस्पेक्टिस। अब जब मैं प्रोस्पेक्टिस की बात कर रही हूं, ऑब्वियसली बात है ये कंपनी जो होगी विल बी अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि आपने अभी सेक्शन 23 में देखा है क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू के लिए जा सकती है? नहीं। तो हम अगर बात कर भी रहे हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली अ पब्लिक कंपनी। सो एवरी प्रोस्पेक्टिस which is issued by a public company compulsorily has to be dated and it has to be signed. It has to be dated and it has to be signed. और इसी प्रोस्पेक्टिस में आप वो सारे मैटर्स लिखते हो जो सेबी आपको स्पेसिफाई करता है in consultation with the central government. In consultation with the central government. तो basically my dear friends, पहली बात तो आप समझो, 3 टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स प्रोस्पेक्टिस की, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। पहली बात तो आपका जो प्रोस्पेक्टिस है इट शुड बी डेटेड। Secondly, it should be signed. Who will sign it? We will see it in section 26 only आगे. So wait. And plus आपके प्रोस्पेक्टिस में हर वो कोई चीज लिखी होनी चाहिए जो सेबी ने आपको प्रिस्क्राइब की है इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने क्लास में बहुत बड़ा डिस्कशन किया था रिलेटिंग टू कौन से मैटर्स लगते हैं टू बी रिटन इन द प्रोस्पेक्टिस। कुछ याद है आपको? व्हाट डू यू थिंक विल बी रिटन इन द प्रोस्पेक्टिस? क्या क्या लगता है आपको लिखा होगा? कंपनी के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, अलॉन्ग विद दैट क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए होंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट होती है, ऑडिटर का रिपोर्ट होता है, कंपनी क्यों पैसे रेज करना चाहती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड रेजिंग दिस मनी, ये जो पैसा हम रेज कर रहे हैं क्या वो इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है? अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स है उसका नेचर कैसा है, convertible, non-convertible, when will they get redeemed, at what amount they will get redeemed, are they participating, non-participating, cumulative, non-cumulative, उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर डिबेंचर्स है, क्या डिबेंचर्स रिडीमेबल है या परपेचुअल है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा डिबेंचर्स पे, क्या डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है, अगर हाँ तो क्या फुल्ली कन्वर्टेबल है, पार्टली कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है तो कैसा उनका नेचर है, क्या सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ये सारी डिटेल्स जो होती है वो लिखी जाती है इन द प्रोस्पेक्टस। क्या आपने अंडरराइटर को अपॉइंट किया है, अगर हाँ कौन है वो अंडरराइटर, उसके भी डिटेल्स लिखे जाएंगे इन आर प्रोस्पेक्टस। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो ना, हाँ है ना? यही सारी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है जो कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब नहीं की है, ये प्रिस्क्राइब की है अंडर सेबी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ या ना? अरे बोलो ना। बट आगे अगर हम चाहे हम क्या कर सकते हैं, कौन से मैटर्स हमको प्रोस्पेक्टस में चाहिए हम कंपनीज एक्ट में भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट जब तक कंपनीज एक्ट कोई मैटर्स स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब नहीं करता है, वी आर गोइंग टू फॉलो द सेबी रेगुलेशंस अंडर द सेबी एक्ट। यस और नो गाइस? पक्का? तो करेंटली तो प्रैक्टिकली कंपनीज एक्ट ने कुछ भी नहीं बताया है। कंपनीज एक्ट तो यही कहता है वो सारे मैटर्स जो सेबी में लिखे गए हैं जो आपको प्रोस्पेक्टस में डालने चाहिए, वो सारे मैटर्स आप प्रोस्पेक्टस में डाल देना। Yes or no guys? अब देखो, now there are certain exceptions. Now there are certain exceptions. तो अगर आप देखते हो nothing in subsection 1 shall apply, nothing in subsection 1, nothing in subsection 1. So basically no need of all these disclosures in the prospectus in 2 cases. यहाँ पे आ गया ना exception. Exception मतलब आप लोगों को कोई चीजों से छूट दी जा रही है। कौन सी चीजों से छूट दी जा रही है? वही चीजों से छूट दी जा रही है जो सबसेक्शन 1 में बताई गई थी। और सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया था कि ये सारे मैटर्स आपको प्रोस्पेक्टस में लिखने होते हैं। तो अब ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है 2 केसेस में। कौन से 2 केसेस में? सो
No need, okay, to disclose all the above things that we have discussed right now in these two cases. Which two cases? One, जब आप shares या debentures existing shareholders और डिबेंचर होल्डर्स को अगर इशू कर रहे हैं तो ये सारे मैटर्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है इन द प्रोस्पेक्टस. या तो शेयर्स और डिबेंचर्स जो आप इशू कर रहे हो वो एग्जैक्टली उसी टाइप के हैं जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स लिस्टेड है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. सेम टू सेम टाइप के नेचर के आपके शेयर्स या डिबेंचर्स है. इन दो केसेस में आपको ये सारे डिस्क्लोजर्स प्रोस्पेक्टस में देने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज एन एक्सेप्शन. कब? वापस मैं कह रही हूं, जब आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो टू योर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, हाँ, डिबेंचर होल्डर्स, या तो जो सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो वो सेम टू सेम है नेचर में as compared to an existing shares or debentures which are already recognized on a stock exchange. तो ये दोनों आ जाते हैं exceptions. Yes or no guys? Along with that, my dear friends, यहाँ पे बस एक छोटी सी बात है जो important है. जो डेट prospectus पे लिखी गई है उसी डेट को माना जाएगा as the date of its publication. Every prospectus has to be dated. Every prospectus has to be dated. और जो डेट आपने prospectus में लिखी है वही डेट माना जाएगा as a date of publication. अगली चीज जो हमने देखी थी वो कहता था every prospectus has to be signed. Every prospectus has to be signed. कौन करेगा साइन इस prospectus को? साइन करेगा डायरेक्टर और proposed director of the company. डायरेक्टर या तो फिर proposed director of the company. So every director or proposed director in case of a newly incorporated company has to sign the prospectus. So one, prospectus has to be dated. Second, it has to be signed. And third, it has to give some information. ये information दो कैटेगरी के कंपनीज को अप्लाई नहीं होती है. अगर आप इशू कर रहे हो टू योर एग्जिस्टिंग मेंबर्स और एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स, या तो आपका जो इशू है ऐसी सिक्योरिटीज का है जो ऑलरेडी लिस्टेड है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. जब हम डेट की बात कहते हैं, आगे लॉ मेकर कहते हैं जो डेट आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है वही डेट को माना जाएगा एज योर डेट ऑफ पब्लिकेशन. और अलॉन्ग विद दैट इट हैज टू बी signed by director or the proposed director. आपके प्रोस्पेक्टस में क्या एक्सपर्ट का स्टेटमेंट होना जरूरी है? यस, एक्सपर्ट एक ऐसा पर्सन है हु हैज प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स टू गिव हिज ओपिनियन अबाउट द इशू ऑफ द कंपनी. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, अभी तो खैर वो रहे नहीं, जैसे राकेश झुंझुनवाला वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनको ये सारी चीजों में काफी एक्सपर्टीज नॉलेज था. तो अगर वो अपना कमेंट देते हैं, he would be considered as an expert in that particular field. हाँ या ना? तो आप अगर कोई फील्ड के प्रोफेशनल हो, you would be regarded as an expert. A chartered accountant, a company secretary, a cost accountant, all these people are experts. Okay, even engineers, अगर सपोज से फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट कोई बिल्डर का है और वो बिल्डर पैसे रेस करने के लिए पब्लिक इशू करना चाहता है, सो वी कुड टेक द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ सम इंजीनियर इन्वॉल्व्ड इन द सेम वर्क. तो वो बताएगा, क्योंकि जो चीज वो समझ सकते हैं मे बी हम लोग एज एन आम जनता इन चीजों को नहीं समझ सकते. एज अ सीए आप क्या फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, तो आप उस चीज के बारे में कमेंट दे सकते हो. या शेयर्स को जो प्राइस पे वैल्यू किया है मे बी आप उस बारे में कमेंट दे सकते हो. आम जनता, मम्मी पापा क्या बोलेंगे इस बारे में? आप सोचो, आप दिन रात ये फील्ड में हो, शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिन रात आपके आजू बाजू घूम रही है. एंड दैट इज व्हाई यू आर इन अ पोजिशन टू कमेंट कि ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, क्या ये कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स है
क्या सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द विजन दैट इट इज लुकिंग फॉर इटसेल्फ? जो वैल्यूएशन किया है शेयर्स का या डिबेंचर्स का, क्या वो सही है या गलत है, ये कौन दे सकता है? एन एक्सपर्ट, एंड बेस्ट सुटेबल जॉब वुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे हाँ या ना? बट मेक इट श्योर जो भी एक्सपर्ट का आप ओपिनियन ले रहे हो, दिस एक्सपर्ट shall not be engaged or interested in the formation, promotion or management of the company. नहीं तो उसका ओपिनियन हो जाएगा बायस्ड। मेरी कंपनी, चलो एसपीसी लिमिटेड कंपनी है, अज्यूम करते हैं एसपीसी लिमिटेड, वो पब्लिक इशू के लिए जा रही है, एसपीसी जो है पब्लिक इशू के लिए जा रही है, और एक्सपर्ट स्टेटमेंट मैं ही दे रही हूं, तो मैं तो एसपीसी के लिए अच्छे ही कमेंट्स दूंगी ना। मैं ही अगर खराब बोलूंगी तो इशू में सब्सक्राइब कौन करेगा? समझने की कोशिश करो। तो ऑब्वियसली बात है, हमें ओपिनियन ऐसे पर्सन से लेना पड़ेगा जो हमारी कंपनी के फॉर्मेशन, मैनेजमेंट या प्रमोशन से संबंधित नहीं है। या तो आप ओपिनियन पप्पा का ले रहे हो, पप्पा बोल रहे हो कि पिछले 50 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस मतलब मेरे दिन रात फाइनेंस में ही निकला है, बट पापा तो अच्छा ही बोलेंगे ना अपने बच्चों की कंपनी के बारे में। अरे हाँ या ना? तो आपको ऐसे बंदे का ओपिनियन लेना है, पहली बात तो जो एक्सपर्ट है, तो मतलब प्रोफेशनली उसको कैपेसिटी होनी चाहिए, एंड प्लस ही शुड नॉट बी एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यस और नो गाइस? और इसी एक्सपर्ट का आपको लेना पड़ता है रिटन कंसेंट, एंड दिस रिटन कंसेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शुड नॉट बी विड्रॉन बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी। नहीं तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, बाद में चेंज कर लेगा, और बहुत सारे लोग जो है उसी के ओपिनियन के बेसिस पे सब्सक्राइब करेंगे, तो गलत हो जाएगा ना, धोखा हो जाएगा ये। अरे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी प्रोस्पेक्टिस के बेसिस पे संबंध बनते हैं बिटवीन द कंपनी एंड दिस प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। तो इसलिए ये चीज इस प्रोस्पेक्टिस में तो हम देखने वाले मंडे के दिन भी, कि प्रोस्पेक्टिस में तो हम चाहेंगे ही कि सारी चीजें जो लिखी जाती है वो ट्रू हो एंड नथिंग बट द ट्रूथ। That's the golden rule of, in fact, framing a prospectus, that it should contain the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yes or no, guys? अरे बोलो ना? Along with that, my dear friends, आपका जो prospectus है, this prospectus has to be delivered with the ROC for filing. Every prospectus has to be delivered with the ROC for filing. क्या हो गया? Every prospectus has to be delivered. टेक्नोलॉजी के साथ 2023 अच्छा नहीं है मेरा। क्या हुआ? उसके बगैर चलता नहीं ना काम। आजकल फेस टू फेस कम और वर्चुअल ज्यादा हो गया है। ये देखो ना, every copy of the prospectus has to be delivered for filing with the ROC. Has to be delivered. फाइलिंग करना मतलब जमा कराना, ठीक है? तो आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो फाइल किया जाएगा विद द ROC, एंड अलोंग विथ फाइलिंग जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आप अटैच करते हो। यूजुअली दीज डॉक्यूमेंट्स आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, ये भी आप अटैच करते हो वेन एवर यू आर फाइलिंग द प्रोस्पेक्टस विद द ROC। यस और नो गाइज? अब देखो, ये जो दो बातें हैं ना, वो मैं 39 और 40 के साथ साथ कराने वाली हूँ। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। MCQ के लिए भी आ सकता है, या 1 या 2 करेक्ट या इनकरेक्ट के लिए भी ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। दिस आई विल डू अलोंग विथ सेक्शन नंबर 39 एंड थ्रू द PPT। तो आपके लिमिट्स चार्ट में ये PPT ऑलरेडी कवर्ड है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। और आप लोगों ने तो जिन्होंने क्लास मुझसे की है, ये तो हमने क्लास में भी लिखा है, मेन बुक में भी है, और शायद से आपने लिखा है ना ये, हाँ। सो एवरीथिंग इज कवर्ड फॉर यू ऑल नीड नॉट राइट डाउन एनीथिंग। सुनो मेरी बात, क्या हुआ?
अभी कौन है? साक्षी, संभालो अपने आप को। पठान देखी क्या तुम लोगों ने? बेटा हम लोग पठान नहीं देख रहे, हम लोग कंपनीज एक्ट के अलावा एग्जैक्टली बेटा, जितनी पिक्चर देखनी है मे के बाद देखना, ठीक है? अब देखो, सबसे पहली बात तो you have to file the prospectus with the ROC. You have to file the prospectus with the ROC. जैसे ही आपने ROC के पास prospectus फाइल किया है, यही prospectus जो है it has to be issued within a period of 90 days. Yes or no guys? तो 90 days जब से आपने इस prospectus की कॉपी ROC के पास डिलीवर की थी, आपको 90 दिनों के अंदर इसी prospectus को करना होगा इशू. ओके, ये बात बताई गई है अंडर सेक्शन नंबर 26. उसके साथ साथ हमारा सेक्शन नंबर 26 भी कंप्लीट हो जाता है. 26 हमारा कंप्लीट हो चुका है. बट देखो, यहां पे बातें अधूरी रह गई है. हमने प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास फाइल किया. आरओसी के पास फाइल करने के बाद हमने प्रोस्पेक्टस को पब्लिक के पास 90 दिनों के अंदर इशू कर दिया. बट अब आगे क्या, वो भी तो बात इंपॉर्टेंट है ना. अब आगे क्या होने वाला है? जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस को इशू करते हो, अब क्या आपको मिलने वाले हैं? बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस. अरे हाँ या ना? और यही सब्सक्रिप्शंस मिलने के बाद यू हैव टू मेक द अलॉटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. अलॉटमेंट मतलब अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ previously unappropriated capital of the company. तो आप अब क्या कर रहे हो? सिक्योरिटीज का कर रहे हो अलॉटमेंट. और ये अलॉटमेंट होना चाहिए एटलीस्ट अप टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट यू हैव स्टेटेड इन योर प्रोस्पेक्टस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. May 21 के पेपर में इस बारे में सवाल भी पूछा गया था. सेक्शन 39 बोलता है, सुनो मेरी बात, सेक्शन 39 बोलता है कि हर एक कंपनी को उतना तो सब्सक्रिप्शन रेज करना ही पड़ता है जो उसने लिखा है अपने प्रोस्पेक्टस में, जो वो रेज करना चाहता है इन मिनिमम. तो देखो, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो होता है जो आप लिखते हो आपके प्रोस्पेक्टस में दैट यू वांट टू रेज इन मिनिमम. अरे हाँ या ना? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 30 दिनों के अंदर नहीं आया, क्या पूरा का पूरा पैसा आपको करना पड़ेगा रिफंड. एंड दिस रिफंड हैज टू बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. 15 दिनों के अंदर अगर आपने पैसे को रिफंड नहीं किया तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल टू रिफंड दिस अमाउंट, दैट टू एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. ये सारी चीजें जो है वो बताई गई है अंडर सेक्शन नंबर 39. साथ साथ में 39 और एक चीज के बारे में बात करता है कि जो आप अमाउंट देते हो ना सब्सक्रिप्शन के वक्त, this amount has to be not less than 5% of the face value of the shares. तो आपका जो शेयर एप्लीकेशन मनी होता है, बचपन में जो आपने अकाउंट्स में सीखा होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी जो आप देते हो, ये शेयर एप्लीकेशन मनी जो आपको मिलता है कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए 5% ऑफ द फेस वैल्यू. 5% ऑफ द फेस वैल्यू. चलो हम अज्यूम करते हैं कि सारा अलॉटमेंट वगैरह अच्छे से हो गया, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया, अलॉटमेंट सब कुछ कर दिया. तब ऐसे केस में जैसे ही अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाता है, यू हैव टू फाइल इन फॉर्म नंबर PAS3. यू हैव टू फाइल इन फॉर्म नंबर PAS3 with the ROC. ये PAS3 is relating to return of allotment. What is it talking about? Return of allotment. और यही return of allotment में सारे allottees का नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, कितने सिक्योरिटीज, हाँ मतलब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दैट दे हैव सब्सक्राइब, यही सारे डिटेल्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं इन PAS3, जो 30 दिनों के अंदर आरओसी के पास फाइल किया जाता है. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. अगर PAS3 याद नहीं आया, आप सिर्फ लिख लेते हो, जैसे ही अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाता है, अलॉटमेंट के 30 दिनों के अंदर आरओसी के पास आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दोगे. आपको अगर याद आता है
तो PAS 3 के बारे में आप जिक्र करना, नहीं तो जरूर लिखना, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद द ROC विद इन 30 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज. Yes or no guys? So this was about section number 39. अब देखो अंडरराइटर जो है ना वो हम लोग करेंगे यहाँ पर ना सेक्शन नंबर 40 के रूल्स में. तो इसलिए तो 39 के साथ साथ हमने आपको कहा था हम 40 करेंगे, और इसलिए हमने कहा था 26, 39, 40 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एंड दैट इज वाई क्लास में भी पढ़ाते वक्त मैंने ऐसा ही ऑर्डर किया था, और रिविजन के वक्त भी हम ऐसा ही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो अब देखो, अब हम आ रहे हैं टू सेक्शन नंबर 40. अब हम आ रहे हैं टू सेक्शन नंबर 40. सेक्शन 40 जो है, सेक्शन 40 वो बात करता है रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन द स्टॉक एक्सचेंज. पहली बात तो सुनो मेरी बात, पहली बात तो even before making a public offer, even before making a public offer, you are supposed to make an application to one or more of the recognized stock exchange and obtain their permission to deal your securities on the stock exchange. आपको दो चीजें करनी होती है. कौन सी दो चीजें करनी होती है? आप स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई तो करोगे, बट सिर्फ एप्लीकेशन से बात नहीं बनेगी. एप्लीकेशन के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू ऑब्टेन द परमिशन. जितने स्टॉक एक्सचेंज को आपने अप्लाई किया है, सभी स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन लेना जरूरी है. सपोज मैंने 3 स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया था, BSE, NSE, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज. मुझे ना कैलकाटा ने हाँ बोल दिया, BSE ने भी हाँ बोल दिया, सिर्फ NSE ने मना कर दिया. क्या मैं अपने सिक्योरिटीज लिस्ट कर पाऊंगी? फॉरगेट अबाउट लिस्टिंग, माय अलॉटमेंट विल आल्सो बी वॉइड एब एन इशू. लिस्टिंग तो छोड़ दो, अलॉटमेंट के बाद होता है, मेरा अलॉटमेंट भी वॉइड एब इन इशू. क्योंकि लॉ मेकर ये नहीं देखता है कि 2 स्टॉक एक्सचेंजेस ने हाँ बोला है, लॉ मेकर कहा एक ने मना किया, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, एंड वी कैन नॉट रिस्क द इमोशन एंड मनी ऑफ द पब्लिक एट लार्ज. रिस्क 0% पॉलिसी टाइप है. जहां जहां आपने अप्लाई किया है, सारी जगहों पे आपको ऑब्टेन करना होगा परमिशन बिफोर इवन यू आर गोइंग फॉर द पब्लिक इशू. और जहां जहां आपने अप्लाई किया और कॉन्सिक्वेंटली परमिशन मिला है, उन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम जो है वो आपको स्टेट करने पड़ते हैं इन द प्रोस्पेक्टस. अब देखो, प्रोस्पेक्टस रजिस्टर किया, इशू भी कर लिया, इशू करने के बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ भी गया. अब ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है, दिस अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक. तो आप जानते हो RBI एक्ट का 2nd शेड्यूल में हमने सारे बैंक्स का नाम प्रिस्क्राइब किया हुआ है. जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक. ओके, तो ये सारा पैसा जो है आपका रेगुलर बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा. इट विल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, एंड दिस सेपरेट बैंक अकाउंट कंपल्सरी हैज टू बी अ शेड्यूल्ड बैंक. ओके, एंड दिस मनी shall not be utilized other than, in short, it can be utilized only for 2 purposes. One, we will adjust it against the allotment of securities. तो पहले तो हमको बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. पैसा जब आया, पैसा जब जनता से आया, क्या एंट्री करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा, क्योंकि कैश व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट. और उसके बाद आप क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, मतलब यहां पे सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट हुआ है. ये जो पैसा आपको बैंक में मिला है, अब आप क्या कर रहे हो? उस पैसे को एडजस्ट कर रहे हो अगेंस्ट अलॉटमेंट फॉर सिक्योरिटी. बट जरूरी नहीं है हर केस पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है हर केस पॉजिटिव हो. सपोज कुछ गड़बड़ हो गई, तो
सपोज मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो ऐसे केस में जितना पैसा आपको मिला है पूरा का पूरा पैसा आपको करना होगा रीपे, इन केस कोई कारण के वजह से यू आर नॉट एबल टू अलॉट द सिक्योरिटीज। यस और नो गाइस? श्योर? 100%? अब ये चीजों का डर है ना कंपनीज को कि अगर हमको कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं मिला तो जितना पैसा मिला है वो भी पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए लॉ मेकर क्या करते हैं, यूजुअली दे गो फॉर एन अंडरराइटिंग। अर्जुन, है ना? तो सेक्शन 40 के जो रूल्स है, रूल 13, वो बात करता है रिलेटिंग टू अंडरराइटर। तो अगर आपके आर्टिकल्स ने दी है आपको ऑथोरिटी, अगर आपके आर्टिकल्स ने दी है आपको ऑथोरिटी, आप अपॉइंट कर सकते हो अंडरराइटर। और ये अंडरराइटर ऑब्वियसली अगर रिस्क ले रहा है टू सब्सक्राइब द अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स, वो उम्मीद करेगा एक कमीशन की। इसी कमीशन को कहते हैं एज एन अंडरराइटिंग कमीशन। दिस अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी पेड out of the proceeds of this issue, or you can also pay it from the profits of the company, past profits of the company। तो आपकी जो मर्जी है वहां से आप अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हो। यही अंडरराइटिंग कमीशन कैन ईदर बी गिवन इन कैश or it can also be given in kind। what is important is underwriting commission कोई भी केस में, शेयर्स के केस में, कैन नॉट एक्सीड 5% of the issue price, and debentures के केस में it shall not exceed 2.5% of the issue price। अगर आप चाहो, क्या अंडरराइटिंग कमीशन जो है क्या उसका रेट कम रख सकते हो? तो आर्टिकल्स के द्वारा अगर आप चाहो अंडरराइटिंग का कमीशन का रेट शेयर्स पे 3%, क्या लिख सकते हो? 3% दोगे या 5% दोगे? बट एक्ट तो कह रही है 5%। सी व्हाट यू विल गिव टू द अंडरराइटर इज द लोअर of the rate specified in the articles, or 5% of issue price on shares, or 2.5% of issue price on debentures। yes or no guys? प्रोस्पेक्टस में भी आप अंडरराइटर के डिटेल्स लिखते हो, जैसे कि उसका नाम, कितना उसको अंडरराइटिंग कमीशन मिलने वाला है, मतलब द रेट, दैट इज द परसेंटेज, साथ साथ में कितने सिक्योरिटीज का रिस्क लिया है उसने टू सब्सक्राइब इन केस ऑफ अ लेसर सब्सक्रिप्शन। ये सारी चीजों के बारे में लिखा जाता है इन द प्रोस्पेक्टस। एक छोटा सा पॉइंट है जिसके बारे में एक बार इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू पूछा था, वो ये था कि अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट for the payment of the commission, okay, is to be delivered with the ROC at the time of the delivery of the prospectus for registration। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना अंडरराइटर के साथ, जो कंपनी का अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, ये आपको ROC के पास सबमिट करना होता है। कब सबमिट करना होता है? जब आपने प्रोस्पेक्टस की डिलीवरी की थी सेक्शन 26 में, क्या आपने प्रोस्पेक्टस की डिलीवरी की थी? उसी समय पे आपको क्या करना होता है, अंडरराइटर के साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उसकी भी कॉपी आप सबमिट करोगे टू द आरओसी। पता नहीं क्यों बट एक बार इंस्टीट्यूट ने इसी छोटे से पॉइंट के ऊपर पूछ लिया था एमसीक्यू। तो देखो सेक्शन 40 के रूल्स यही बात कहते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन मैक्सिमम 5% ऑफ इशू प्राइस ऑन शेयर्स एंड मैक्सिमम 2.5% ऑन डिबेंचर्स। अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी गिवन इन कैश or it can also be given in kind। Underwriting commission can be given out of the proceeds of the issue or it can also be given out of the past profits। तो ऐसे करके आज हमारा सक्सेसफुली रिवाइज हो चुके हैं ये 5 सेक्शंस। कौन से 5 सेक्शंस रिवाइज हुए हैं मैं एक बार समरी बता देती हूँ एंड देन वी आर गोइंग फॉर द टेस्ट। 10 o'clock तक सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा, टेस्ट को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट्स में टेस्ट हो जाएगा। यू हैव सम अदर कमिटमेंट्स? नो ना, ठीक है ना, फिर 5 मिनट आगे पीछे चलता ही है ना, इतना लोड क्यों ले रहे हो? ज्यादा पढ़ाई कर ली बेटा आपने,
तो आज सबसे पहले हमने किया था सेक्शन नंबर 23, जो बात कर रहा था अगर आप इशू करना चाहते हो सिक्योरिटीज, प्राइवेट कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस है और पब्लिक कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस है। फिर हमने सेक्शन 29 किया था, पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड है या अनलिस्टेड है इशू करने पड़ते हैं सिक्योरिटीज इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। प्राइवेट कंपनीज के पास आज भी ऑप्शन है, वो चाहे तो मटेरियल चाहे तो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में इशू कर सकती है सिक्योरिटीज। साथ साथ में हमने किया सेक्शन नंबर 26, जो बहुत सारी बातों के बारे में बात कर रहा था कि प्रोस्पेक्टस साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, कुछ मैटर्स लिखे होने चाहिए। ये मैटर्स 2 कैटेगरी के वक्त आपको लिखना जरूरी नहीं है, कौन साइन करता है, डेट कौन सी मानी जाएगी, जैसे प्रोस्पेक्टस फाइल किया है कितने दिनों में इशू किया जाएगा, सारी बातें एक्सपर्ट के बारे में लिखी गई है अंडर सेक्शन नंबर 26। जैसे 26 किया, साथ ही साथ हमने कर लिए और 2 सेक्शंस, एंड दैट वाज सेक्शन नंबर 39 एंड सेक्शन नंबर 40। 39 जैसे इशू किया मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो रिफंड अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल। ये सारा झोल झमेला ना हो तो हमने कह दिया आप अंडर राइटर भी अपॉइंट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट जो भी पैसा आपको मिला है सेपरेट बैंक अकाउंट, शेड्यूल्ड बैंक में आपको पैसा रखना पड़ता है, विच कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर 2 पर्पसेस, ईदर फॉर अलॉटमेंट और फॉर रिफंड। अगर अलॉटमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप जो जो स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज लिस्ट कर रहे हो अप्लाई तो करोगे और प्लस उनकी परमिशन भी लोगे, और इन्हीं के नाम आपको प्रोस्पेक्टस में भी लिखने होते हैं। So this is the summary, one more short summary of all those things that we did today. Yes or no guys? Now everyone please close your books. अब वो घड़ी आ चुकी है। आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको एक वेबसाइट पे जाना है kahoot.it। मेरे को एप्लीकेशन से नहीं पता है। आपको पता है क्या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से हो जाता है अच्छे से? हाँ पिन बोलती हूँ मैं, मेरे को एक बार चालू तो करने दो। जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है, वर्चुअल स्टूडेंट्स, दिस इज स्पेशली फॉर यू ऑल कैन गो टू kahoot.it। कुछ ऐसा होगा। Kahoot का स्पेलिंग है KAHOOT, kahoot.it। ऐसा कुछ होगा। वर्चुअल स्टूडेंट्स देखो, आपके आंखों के सामने ऐसी कोई स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है? आई विल जस्ट स्विच ऑफ द स्क्रीन बिकॉज आई नीड टू टाइप इन द आईडी एंड पासवर्ड। एक ही मिनट देना मुझे, ठीक है? मुझे अगर लॉगिन करना है तो मैं कैसे लॉगिन करूँगी? है Kahoot लॉगिन कर लेते हो ना? लॉगिन क्या? ऐसे कौन कह रहा है? अभी तुम अफोर्ड कर सकते हो क्या पिक्चर जाना? ऐसा क्या? चलो अब वो घड़ी आ चुकी है।
Virtual students, are you all ready? I hope you all have just come to this site. It is kahoot.it. Kahoot.it. Please come to. अच्छा, अगर वो kahoot.it पे हो गए तो वो मुझे कैसे सुन रहे होगे? YouTube तो बंद हो जाएगा ना तब तक? YouTube बंद हो जाएगा ना? कैसे फिर? अभी उनको दूसरे मोबाइल से देखना पड़ेगा उनको. इंटर लॉ टेस्ट 1. मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही है, पता है क्या? टेस्ट मेरा है, तुम लोगों का नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे. क्लासिक मोड करो ना. बाप रे, सच में. Okay, so this is the game pin. What are you supposed to do is you are supposed to enter this game pin over here. मैं वापस से बताती हूँ. This is the game pin. 9373918 is the game pin. Please enter the game pin. Should I start? Game pin enter किया आप लोगों ने? मैं start करूँ ना? Three, 2, 1, go. क्या हुआ? नहीं आ रहा है क्या? पिन क्या था अभी? आपने kahoot.in किया है ना? क्यों? किसकी गड़बड़ हो गई? क्यों? सारे खत्म भी हो गए आपके? इसका पिन आप लोग आपके इसमें ही कर रहे हो ना? क्यों? इन बच्चों के जवाब कैसे आ रहे हैं? तो मेरे को नेक्स्ट दबाना इधर. एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ मतलब फिर. पता नहीं यार मुझे बेटा, मेरे को भी देखना पड़ेगा. अच्छा, ये सारे क्वेश्चन के इतने सारे जवाब आ रहे हैं, ऐसा ही ना? और इतने सेकंड्स है इसके. अब मुझे स्किप क्यों करूं मैं? हाँ, टाइम पूरा होने देती हूँ ना, 30 सेकेंड्स. थ्री, 2, 1. नेक्स्ट जा रही हूं मैं. मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है उस पे इतने सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है. इतने बच्चों का ये सेकंड आंसर आया है, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसा ही ना? बाद में मुझे एंड रिजल्ट मिलेगा ना, लाइव पूरा मिलेगा ना, कि पूरे 15 क्वेश्चंस में से किसने सबसे बेस्ट जवाब दिया है और सबसे कम टाइम में. ठीक है, इतना कर लो आप. बहुत फास्ट है वर्चुअल बच्चे. मतलब मैं क्वेश्चन पे जा रही हूँ, खत्म भी. हाँ ना, क्या स्पीड है, इतनी जल्दी. टू 269 बच्चों ने सही जवाब दिया है. किसका नाम है? आशीष कौन है भाई? वेरी गुड. आशीष, शिवानी, अलीशा, समता एंड अश्मिता. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. 15 क्वेश्चंस है. गलत लिखा क्या आप लोगों ने? नेक्स्ट टाइम मैं अभी कंपनी सील पहले दूंगी और कॉमन सील बाद में दूंगी, क्योंकि बच्चा गड़बड़ गड़बड़ में क्या कर रहा है मेरे को पता है. इस वाले के लिए ज्यादा बच्चों ने जवाब दिया है.
प्रीवियस वाले के लिए ज्यादा बच्चों ने नहीं दिया था. लेट्स सी. चलो नेक्स्ट. आशीष, वेरी गुड यार. आशीष, समता, अलीशा, अश्मिता एंड शिवानी दरक. ये चलो आगे बढ़ते हैं. ये स्कोर सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए इज आशीष. ओवरऑल स्कोर आ रहा है ना. हाँ ना. यू हैव टफ कॉम्पिटिशन. हाँ मे बी हो सकता है. नहीं हो सकता. आई डोंट नो. लैपटॉप या कंप्यूटर पे शायद से ज्यादा फास्ट होता होगा एज कंपेयर टू अ मोबाइल. मे बी, माइट हैपन. चलो नेक्स्ट. फिर भी बहुत बच्चों ने गलत जवाब दिया यार. देखो ये टेस्ट के हिसाब से मैं वापस से फिर आप लोगों को करवा दूंगी यार. आपका करेक्ट है बट देखो 75 स्टूडेंट्स इस नंबर पे भी लड़ रहे हैं. आशीष ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है. चलो आगे बढ़ते हैं. कम ऑन शिवानी, कर सकते हो आप. अश्मिता, यू हैव टू गिव कंपटीशन टू आशीष. समता, आप भी. कम ऑन. मे बी फिर इंटरनेट ग्लिचेस भी हो सकता है. ओ, ये वाला आंसर तो सबको आना चाहिए यार. ये अगर नहीं आया तो बेटा यू शुड रियली रिकंसिडर कि आपको ये अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है. ओ माय गॉड. बेटा 10 कैसे लिख सकते हो यार. 10 और 20 के जमाने में आप 1956 के. हाँ एग्जैक्टली मतलब अगर आप बाप रे बाप. बट अश्मिता अभी अच्छी टफ फाइट दे रही है. कम ऑन. आई थिंक देयर इज ओनली 1 मार्क का 1 सेकंड का डिफरेंस होगा शायद से आशीष और अश्मिता, क्योंकि उनका स्कोर देखो ना. हाँ तुम थर्ड पे हो क्या. ग्रेट, गुड. भाई वो मेहनत कर रही, उसका कुछ नहीं, नेटवर्क अच्छा है. इसके लिए रीड करना पड़ेगा. ओके सो मेजोरिटी ऑफ यू ऑल. बट ये वाले देखो क्वेश्चंस में अभी आप गिरने लग गए. मतलब देखो जहां जहां थोड़ा सा थियोरी आ गया आप लोग फिसलने लग गए. सो यू रियली नीड टू वर्क. हाँ, यू ऑल नो द कॉन्सेप्ट्स बट यू ऑल आर जस्ट टू लेजी टू रीड एंड राइट एंड दैट्स द प्रॉब्लम व्हाई ऑल आर नॉट गेटिंग मार्क्स. अनट्रू लिखा है ना. अनट्रू. अनट्रू मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है. तो ओपीसी कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. दिस इज फॉल्स and that is why the correct answer is this green. समझा आप लोगों को. नेक्स्ट लेट्स सी. ओ माय गॉड, अन्नू जी आ गई है ऊपर. चलो आगे. डोंट बी इन अ रश टू गिव द आंसर. आंसर करेक्ट होना भी इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है. ओवरऑल आपका स्कोर मोस्ट करेक्ट इन लेस टाइम उसके हिसाब से होगा. देखो only 142 students were able to give the correct answer. 113 students
बेटा कैसे कर रहे हो आप? ओपीसी का वन ऑफ द प्रिविलेज इज दैट अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी इट्स मेंबर. तो वो वाला स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ या ना? इट कांट अमालगमेट गलत है, इट कैन अमालगमेट, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. कम ऑन, ये स्कोर बोर्ड देख लेते. बाप रे समता, वेरी गुड यार. नाउ इट्स फेस टू फेस वर्सेस वर्चुअल स्टूडेंट्स. अन्नू कम ऑन, यू कैन डू इट. मुकेश आप भी, मुस्कान आप भी, कम ऑन. ये फाउंडेशन है. ये पता होना चाहिए. 3 टाइप के पीएफआईज है. Raj, Palak, Nayani, Neha, please give the answers on the application. Now, why all are giving the answers on the Telegram link, on the YouTube thing? So, there are 3 kinds of PFIs in India, public financial institutions, UTI, LIC and IDFC. ठीक है? Next. बेटा आप लोग प्लीज Kahoot पे दीजिए ना टेस्ट. Why are you all giving the answers in the chat box? Next, come on. लेट्स सी. तो समता ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है. ओनली स्टूडेंट इन 8000 के रेंज. वेरी गुड, कीप इट अप. आगे कम ऑन. 10th क्वेश्चन. ये हमारा रिवाइज नहीं हुआ है. प्रमोटर इज अ पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द. कम ऑन, देखते हैं आपका नॉलेज कितना है. होमवर्क कितने बच्चों ने किया है? यस. सिर्फ 20, मतलब अरे ये त्रिशूल बैच की कितनी जरूरत है. इस सवाल से मुझे समझ में आ गया इस बैच की बहुत जरूरत है. यहाँ पे सबसे कम बच्चे जिन्होंने सही जवाब दिया है, इस 164 बच्चों ने गलत जवाब दिया है. ओ माय गॉड. बाप रे बाप, आग लगा दी बेटा आपने, आग. आई थिंक कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 3 के भी है. 5 क्वेश्चंस. लास्ट 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 जो हुआ नहीं है हमारा. आपका ठीक है, हार मान लिया आपने अभी से. अच्छा सही जा रहे हो क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन. एक्चुअली क्वेश्चन गलत है. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज INC 11. शगुन के 11 रुपए. कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है. सो इट्स बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये थोड़ा सा मेरे साइड से मिस्टेक हो गई है. फिर से बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. हाँ आप नीचे चले जाओगे अभी. अग्रीड. क्योंकि सभी के लिए गलत है ना वो, इसलिए. ये मेरे साइड से गलत हुआ है. आई एम सो सॉरी फॉर इट. आपके साथ द सुप्रीम चार्टर ऑफ द कंपनी, जो पावर देता है कंपनी को, वो तो मैंने बताया है. ये तो 1 सेकंड में आ जाना चाहिए जवाब. 300 से तो ऊपर आने चाहिए. कम ऑन यार, 10 सेकंड है. हाँ आ गए. बाकी जो 30 सेकंड में नहीं दे सकते, बाकी आप लोग 100 कितने यार, बहुत सारे बच्चे हैं, 421 स्टूडेंट्स हैं. बाकी बच्चे 30 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे. बेटा ये जवाब कैसे आप गलत दे रहे हो बेटा? सुप्रीम चार्टर यार, चार्टर इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के पावर्स
डिफाइन करता है? आर्टिकल्स में तो बायलॉज है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट। ओ, प्रो है, प्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। 13th क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है। ऐसे कैसे? क्या क्लिक हुआ वो भी नहीं पता? स्टॉप। 320 स्टूडेंट्स में से 233 स्टूडेंट्स ने करेक्ट जवाब दिया है। ऑफ कोर्स आप ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकते हो मेमोरेंडम का बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कल ही हुआ था हमारा ये। हाँ। 14th क्वेश्चन। समता को टक्कर देने के लिए खुशी और आशीष आ चुके हैं। समता, हाँ, बट फिर भी ज्यादा फासला नहीं है, कम ऑन, इसलिए मैंने खुशी और आशीष का नाम लिया। अन्नू एंड आकांक्षा आप कर सकते हो, कम ऑन। 14th क्वेश्चन है ना अभी, कि 15th है? कम ऑन, 14th क्वेश्चन। किया है हमने ये भी। एशबेरी रेलवे कैरेज। आप लोग नहीं दे रहे हो टेस्ट? हो गया आपका? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ओके, बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है यहाँ पे। सिर्फ 190 स्टूडेंट्स ने करेक्ट जवाब दिया है। तो मतलब आप लोग डिटेल में जो आपको बोलती हूँ घर पे जाके पढ़ाई करो मेरी त्रिशूल के बाद, आप नहीं कर रहे हो। मतलब राह बताया फिर भी अगर आप नहीं चलोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? ये आंसर से ही समझ में आ रहा है। ये सिर्फ 190 स्टूडेंट्स जिन्होंने डिटेल में पढ़ाई की है वो लोगों ने सही जवाब दिया है। हाउ कम सो मेनी ऑफ यू ऑल आर राइटिंग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में तो हमने हार्वर्ड का केस देखा था, आनंद बिहारी लाल का देखा था और रूबिन का केस देखा था। मतलब जो मैं बोलती हूँ कि मेरी त्रिशूल बैच कंप्लीट होने के बाद जितना रिवाइज किया उसका 1 to 1 रीडिंग करो, वो आप नहीं कर रहे हो। उसके वजह से आप ही खुद आपका फेलियर लिख रहे हो, ये 100% गारंटी है। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द टेस्ट, कम ऑन, and the question is here on your screens. Come on. चिल्लू क्वेश्चन है, चिल्लू। इसमें तो चाहकर भी गलत नहीं हो सकता है क्योंकि ऑप्शंस ही इतने ऑब्वियस है। इस आंसर में तो 400 बच्चे कम से कम 30 सेकंड में जवाब दे। ओ माय गॉड! आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अल्टर्ड इफ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट कंपनी लॉ, अगेंस्ट द मेमोरेंडम, ऑल ऑफ द अबव। अब मैं क्या कहूं इन बच्चों के बारे में जिन्होंने गलत जवाब दिया है? क्या ही बोलूं मैं, बताओ आप मुझे। अब मेरे को समझ में आया इंस्टीट्यूट का रिजल्ट इतना कम क्यों है। इट इज जस्टिफाइबल। बच्चा पढ़ता ही नहीं है बट मार्क्स कैसे मिलेंगे? उम्मीद उसको सबकी है कि मैं मजे भी कर लो, गर्लफ्रेंड भी रहे मेरे, मैं एंजॉय भी कर लूं, क्लास भी अटेंड ना करूं, होमवर्क भी ना करूं, बट मैं पास भी हो जाऊं। कैसे होगा यार सब कुछ? मतलब चलो पोडियम नंबर 3 पे है दर्शन। एक बार जोरदार तालियां दर्शन के लिए। 11,740 आया है स्कोर। सेकंड पे इज खुशी 12,019 एंड रैंक 1 इज समता शाह 12,166। वेरी गुड, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। क्या स्कोर है बेटा आपका?
चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही स्कोर है, इट्स अ गुड स्कोर। तभी तो पता चला ना आपको। नेक्स्ट, व्यू फुल रिपोर्ट। तो 426 प्लेयर्स थे। टोटल क्विज हमने 17 मिनट्स में सॉल्व की है, मतलब समझ लो 15 मिनट। अब उसके हिसाब से हमको आगे भी क्विजेस जो है वो प्लान करनी पड़ेगी। यूजुअली आप लोगों को हर सवाल का जवाब देने के लिए 14 सेकेंड्स लगते हैं, 14। हाँ हाँ, हो सकता है। डिडंट फिनिश, ये वो बच्चे जिनको समय नहीं मिला, ओके, टू गिव द आंसर्स। 426 प्लेयर्स थे, 15 क्वेश्चंस थे। और क्या, और कुछ रिपोर्ट्स मिल सकती है मुझे? टॉप 20 की मिल सकती है? देखते हो एक बार, टॉप 50 तो चाहिएगा। ये रिजल्ट, ये देखो, ये रिजल्ट। फिर भी समता के 2 गलत आंसर्स है। ओके, तो अगर मैं इससे फिल्टरिंग करूं ना, हाँ, अगर मैं इससे फिल्टरिंग करूं, 1 मिनट, हाँ, फिल्टर कैसे करते हैं? किधर है? फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ना। क्या करूं मैं? सिर्फ नंबर शिफ्ट कर लेगा और नाम नहीं शिफ्ट करेगा तो? क्या बोल रहा है पता नहीं, छोड़ो, मैं ऐसे फिजिकली देख लेती हूँ। खुशी के सबसे ज्यादा सही जवाब आए हैं 14। चलो, खुशी है, मेरे को लगता है। एक बार जोरदार तालियां खुशी के लिए भी। साथ साथ में खुशी के बाद फिर 13 नंबर पे समता है, दर्शन है, SR है, नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, तानिया है, सुप्रिया है और परमेश्वरी है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। और 12 नंबर जो आया है उनके लिए भी एक बार हम, अच्छा 13 पे और भी है, 13 पे राघव है और सुप्रिया भी है और परमेश्वरी तो मैंने बोल दिया था, राघव भी है। 12 नंबर पे जो है, एक बार मैं उनके नाम रीड कर लेती हूँ बिकॉज उनका भी काम काफी अच्छा था। आशीष, श्रुति, अन्नू, कविता, आकांक्षा, मुकेश, तेजस्विनी, लॉर्ड NB12, तुलसी, निर्मा, दीक्षा, आस्था, शिवा, राधिका, रिया, अनुराग, विवान, मुस्कान, वंशिका, शिल्पा, ही मैन लिखा है वो। प्रेम को भी 13 नंबर मिले हैं और कमला, सिमरपीत, दिव्यांश, प्रजल, क्रिश, आई थिंक ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, इनके लिए जोरदार तालियां। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव स्कोर्ड एनीथिंग between 10 and 15 is a good score. You all are on the right track, 10 to 15. जिन लोगों का 7, 8, 9 आया है, you all can do it. और जिनका 1 to 6 आया है, you really need to work. Okay? बहुत मेहनत आपको करना बचा हुआ है बेटा अभी, ठीक है? चलो, बहुत मजा आया ये टेस्ट कंडक्ट करके। अब टुमारो बिकॉज इज अ संडे,
would be an off. Only about Monday I have a small instruction because Monday के दिन मेरी daughter जो है उसके school में annual sports day है, so I have to be over there. So Monday we are not conducting the morning session. Monday the session will be in the evening. 4:30. Is that fine with you all? Does it work? 4:30 or 5? Whatever you say. 5 o'clock? Okay, then Monday 5 o'clock will be meeting. Okay, only for Monday. Tomorrow is an off. Off for the Trishul batch, not for पढ़ाई. जो भी हमने आज 5 सेक्शंस किए और जो बच्चे जिनका आपने आज रिजल्ट देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा आपको कहाँ कहाँ और कौन से एरियाज में इंप्रूव करना है. यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट. ओके, और हम लोग मंडे के दिन मिलने वाले हैं 5 बजे. इट वॉज लवली टेकिंग द क्विज ऑल्सो. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल ऑन मंडे एट 5 PM. बाय बाय. मंडे 5 PM वील मीट इन दिस क्लासरूम ओनली. ओके, बाय बाय. Bye bye virtual students.